एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों का 7वां पेपर आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास है। आर्थिक इतिहास के ऊपर लेखन की शुरुआत पिछले 2 शताब्दियों की देन है। इससे पहले मानव समाज के आर्थिक इतिहास को एक स्वतंत्र विधा के रूप में नहीं देखा जाता था और आर्थिक इतिहास पे आमतौर पे इतिहास की किताबें मूक हुआ करती थीं। क्योंकि इतिहास के लेखन में आर्थिक तथ्यों को कोई खास वरीयता नहीं दी जाती थी। दरअसल इतिहास लेखन में आर्थिक तत्वों की को वरीयता देने का क्रम मार्क्स के इतिहास लेखन के बाद शुरू हुआ, जब कार्ल मार्क्स ने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या की और ये कहा कि इतिहास के अधिकांश परिवर्तन और परिघटनाएं आर्थिक कारकों की देन होती है, या कहें कि उत्पादन संबंध ही इतिहास में परिवर्तन के मुख्य हेतु हैं। तो मार्क्सवादी जो दृष्टि थी उसने इतिहास लेखन में आर्थिक तत्वों को महत्व देना या इतिहास के संदर्भ में आर्थिक परिघटनाओं को भी एक नवीन दृष्टि से देखना शुरू किया और इसका प्रभाव भारतीय इतिहास लेखन पर भी पड़ा। हम न केवल आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास पे पुस्तकें पिछले 2 शताब्दियों में पाते हैं, वरन प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी आर्थिक तत्वों की नए सिरे से पड़ताल को होता देखते हैं। हालांकि प्राचीन भारत के आर्थिक जीवन पे कुछ लिखना एक बड़ी चुनौती था, क्योंकि स्रोतों की बड़ी कमी थी। फिर भी क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट से काफ़ी कुछ इस संदर्भ में निकाला गया, जैसे कि जो कृषि उत्पाद थे उनका जिक्र हमें क्लासिकल संस्कृत टेक्स्ट में बहुत मिलता है। व्रत संहिता या मनसेरा जैसे पुस्तकें तो इस पे केंद्रित ही हैं, क्योंकि वो कृषि सत्रों की चर्चा करती हैं। इसके अतिरिक्त जो क्लासिकल शुद्ध साहित्य है उसमें भी संदर्भ के साथ बहुत सारी जिक्र आ जाते हैं, जिसमें खाद्य पदार्थों का, कृषि उत्पादनों का जिक्र होता है, जो कृषि भूमि की प्रकृति का जिक्र होता है, जैसे खेत, ऊसर, बंजर इत्यादि हमें क्लासिकल संस्कृत साहित्य में देखने को मिल जाती हैं। इसके पश्चात हम एक स्वतंत्र रचना दानपत्रों की पाते हैं, जो कि अभिलेखों का हिस्सा है प्राचीन भारत में। और दानपत्र या जो कॉपर एडिक्ट्स हैं वो तो आर्थिक सूचनाओं का एक प्रचुर साधन है। क्योंकि दानपत्र जो है मूलतः भूमिदान से संबंधित हैं, और जब कोई भूमि दान दी जाती थी तो उसकी उत्पादकता का, उस पर उत्पन्न होने वाले कृषि पदार्थों का उल्लेख होता था। इसके साथ साथ उन करों का भी उल्लेख हुआ करता था जिनका उस भूमिदान के साथ परिहार कर दिया है राज्य ने। तो भूमिदान पत्र जो आमतौर पर ताम्रपत्र हैं वो तो प्राचीन भारत के आर्थिक इतिहास लेखन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जब हम मध्यकाल की बात करते हैं तो मध्यकाल में हमें इतिहास लेखन काफ़ी सुचारू मिलता है, और यदि हम बर्नी के इतिहास लेखन को देखते हैं तो उसमें हमें काफ़ी आर्थिक जानकारियाँ मिलती हैं। और एक जो पिछली 2 शताब्दियों पहले की जो एक रचना है मॉरलैंड की, इंडिया एट द टाइम ऑफ अकबर्स डिमाइस एन इकोनॉमिक हिस्ट्री, वो हमें 16वीं शताब्दी के आर्थिक इतिहास की काफ़ी जानकारी देती है। क्योंकि वो सांख्यिकी पे ही आधारित है। जो एमए उत्तरार्ध के विद्यार्थियों का 7वां पेपर है वो आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है। जब हम आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास लेखन की बात करते हैं तो एक रोचक तथ्य हमारे सामने आता है कि आधुनिक भारत में जो राष्ट्रवाद है उसकी शुरुआत का कारण या मुख्य हेतु आर्थिक था। इसलिए प्रारंभिक काल से ही, अर्थात आधुनिक भारत की शुरुआत से ही, या कहें कि 19वीं शताब्दी के मध्य से ही हमें समकालीन समय का इतिहास, आर्थिक इतिहास लेखन दिखाई पड़ने लगता है। अर्थात जो भारत के प्रारंभिक राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने औपनिवेशिक शासन की जो आर्थिक नीतियां थीं उनको उजागर किया, सार्वजनिक किया, या उनकी शोषण परक प्रवृत्ति को भारतीय जनता के सामने रखा, और इस क्रम में उन्होंने भारत के आर्थिक इतिहास को लिखना भी शुरू किया। उनमें से कतिपय नाम तो ऐसे हैं जिनसे आप परिचित हैं, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, आर.सी. दत्त इत्यादि, जिन्होंने जो ब्रिटिश शासन था उसकी शोषण परक आर्थिक नीतियों का अपनी रचनाओं में खुलासा किया। और इस क्रम में हमें उनके रचनाओं में आधुनिक भारत का आर्थिक इतिहास दिखाई पड़ता है। खासतौर से जो दादा भाई नौरोजी की अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है, या आर.सी. दत्त की एन इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया है जो 1901 में प्रकाशित हुई, ये रचनाएं तो हमें 19वीं शताब्दी के भारत के आर्थिक जीवन को काफ़ी सजीव ढंग से प्रस्तुत करती हैं।
अब जो ये कालखंड है आधुनिक भारत का जिसमें, या ये कहें कि जो आधुनिक भारत के आधुनिक भारत का जो आर्थिक इतिहास है, उसमें हमें क्या कौन कौन सी प्रवृत्तियां नजर आती हैं, अर्थात आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास को किन किन दृष्टियों से देखा गया है। तो एक दृष्टि तो राष्ट्रवादी है, जिसकी शुरुआत हम दादा भाई नौरोजी में या रमेश चंद्र दत्त में या गोपाल कृष्ण गोखले में पाते हैं। एक दृष्टि उपनिवेशवादी है या साम्राज्यवादी है, जो हमको डिल्बी के अंदर मिलती है, मॉरिसन के अंदर मिलती है, और जो ये बात लगातार कहने का प्रयास करते हैं कि नहीं, ब्रिटेन के आने के बाद यह जो हमें ये भी कह सकते हैं कि हमें जो मॉरलैंड में भी नज़र आती है, इन सारे लेखकों का या इस सारे जो लेखन है उसका प्रयास ये बताना है या ये जताना है कि ब्रिटेन के भारतीय सार्वजनिक जीवन में निवेश के कारण भारत का जो विकास हुआ, खासतौर से यातायात में, सूचना तंत्र में और जो सिंचाई में उन्होंने निवेश किया, उससे भारतीय जनता समृद्ध हुई या सचमुच भारत में आधुनिकता का सूत्रपात हुआ। हाँ, कुछ उपनिवेशवादियों ने ये तो माना कि जो होम टैक्स, वो जो होम भार था या जिसको दादा भाई नौरोजी नजराना कहते हैं, उसका ब्रिटेन के आर्थिक समृद्धि में कुछ योगदान है। अर्थात जो ब्रिटेन के अंदर 18वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य में जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसमें भारत के अधिशेष का या नजराने का या होम चार्जेस का बड़ा योगदान है, ये उन्होंने माना। परंतु इसके साथ साथ भी उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया कि ब्रिटिश भारत का आर्थिक विकास मध्यकाल और प्राचीन काल की दृष्टि से काफ़ी बड़े पैमाने पे हुआ। जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण था, जिसके दादा भाई नौरोजी, महादेव रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, आर.सी. दत्त या जे.बी. जोशी जैसे राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री प्रबल समर्थक थे, उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ का बड़ा समर्थन किया। और खासतौर से दादा भाई नौरोजी का एक तर्क था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के जरिए ब्रिटेन ने भारत को दरिद्र बनाया है, अनौद्योगिकरण हुआ है, खेती के ऊपर भारतीय जनसंख्या का जनाधिक्य बढ़ा है और रोजगार के साधनों में कमी आई है। इसके अतिरिक्त जो लंबे चौड़े प्रशासन को बनाए रखने के लिए या जो ब्रिटिश के सैन्य खर्चे हैं, उनको उनके संवर्धन के लिए भारतीय जनता के ऊपर करों का भार बढ़ा है और इससे भारतीय जनता में दरिद्रता ज़्यादा आई है, अकालों की मार भारत के अंदर ज़्यादा पड़ी है। इस तरह के सारे लेखन को यदि हमें दृष्टिपात करना हो, जिसको हम राष्ट्रवादी आर्थिक इतिहास लेखन कह रहे हैं, तो उसके लिए द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया नामक विपिन चंद की पुस्तक उपयोगी है, जो 18वीं शताब्दी के, माफ कीजिएगा, 19वीं शताब्दी के मध्य से 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक के जो आर्थिक राष्ट्रवादी लेखन है उसको संयोजित करती है। राष्ट्रवादियों ने जिन खामियों पे चोट किया अपने आर्थिक इतिहास लेखन में, वो था कृषि पे कम निवेश करना, सिंचाई के लिए बंदोबस्त नहीं करना और भारत के अंदर वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा नहीं दिया जाना, जिससे कि भारत एक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की पिट्ठू अर्थव्यवस्था बन के रह गया है। उनका कहना था कि भारत कच्चे माल की आपूर्ति का प्रदान करता और ब्रिटिश जो तैयार वस्तु हैं उनका उपभोगकर्ता बन के रह गया है। और ख़ास तौर से जो उनका जोर इस बात पे था कि जो सेकेंडरी फील्ड है या जो द्वितीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का, विनिर्माण का या मैन्युफैक्चरिंग का, उसका अंग्रेजों के आने के बाद तेजी से ह्रास हुआ है। जो भारत का प्रसिद्ध हथकरघा उद्योग था वो तो नष्टप्राय हो ही गया है और जो ब्रिटिश की भारत में आर्थिक नीतियां हैं उसने भारत का आधुनिक औद्योगिकरण भी भारत में नहीं होने दिया है। राष्ट्रवादी आर्थिक इतिहासकारों ने, जिसे हम मात्रात्मक अर्थशास्त्र कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्लियोमेट्रिशियंस कहा जाता है, उसका भी औपनिवेशिक सत्ता को उजागर करने में बड़ा उपयोग किया। अर्थात उन्होंने सांख्यिकीय जो तथ्य थे या आंकड़े थे उनके आधार पर यह बताया कि किस तरीके से भारत में अंग्रेजों के आने के बाद अनौद्योगिकरण हुआ है, भारत की राष्ट्रीय आय गिरी है और भारत में अकाल तेजी से बढ़े हैं। और इस काम को बहुत विश्वसनीयता से जिन लोगों ने किया उसमें अमीय भादुड़ी, कृष्ण भारद्वाज इत्यादि महत्वपूर्ण आर्थिक इतिहास लेखक हैं। तो इस प्रकार जो राष्ट्रवादी इतिहासकार थे उन्होंने एकमत होकर के इस बात को माना कि भारत को ब्रिटेन ने अर्धदरिद्र बनाया है और औपनिवेशिक शासन की एक शताब्दी ने भारत की प्रति व्यक्ति आय को काफ़ी कम कर दिया है। भारतीय जो राष्ट्रीय आर्थिक इतिहासकार थे उन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा बल दिया कि ब्रिटेन के आने के बाद भारत का अनऔद्योगिकरण हुआ है
और इसका सबसे बड़ा कारण वो यात्रा की ये था कि जो द्वितीयक क्षेत्र के अंदर रोजगार की संख्या घटी है, और इसको, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके थे, जो सांख्यिकी आर्थिक इतिहास लेखन है उसके जरिए बहुत विश्वसनीय तरीके से प्रस्तुत किया गया। इसमें एस.जे. पटेल की एक पुस्तक सेंसस ऑफ इंडिया रिपोर्ट्स है, जिसने सेंसस रिपोर्ट्स के आधार पर बताया कि किस तरीके से तेजी से भारत में लैंडलेस लेबर्स की बढ़ोतरी हुई है, अर्थात एक बड़ी संख्या में भारत के जो हथकरघा उद्योग में लगे हुए लोग थे वो कृषि के ऊपर अवलंबित हो गए हैं और उनके पास कृषि भूमि नहीं है। लैंडलेस लेबर वो हैं जो विनिर्माण क्षेत्र में काम करते थे और अनौद्योगिकरण के फलस्वरूप वो विनिर्माण क्षेत्र उनसे छिन गया और वो कृषि के ऊपर अवलंबित हो गए, उनके पास कृषि जमीन के लिए भूमि नहीं थी, इसलिए वो लैंडलेस लेबर कहलाए। एस.जे. पटेल ने सांख्यिक सेंसस के आंकड़ों के आधार पर इसको बड़ी विश्वसनीयता सेंसस के आंकड़ों के आधार पर इसको बड़े तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया कि धीरे धीरे क्रमशः कृषि के ऊपर भारतीय जनसंख्या का आधिक्य बढ़ता जा रहा है। इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कार्य तीर्थंकर राय का भी है, जिन्होंने अपनी पुस्तक आर्टिजन्स एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये दलील दी कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक भारत में औद्योगिक विकास बिल्कुल नहीं हुआ और विश्व युद्धों के बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि ब्रिटेन से भारत के अंदर माल का आना असंभव सा हो गया। उसके बाद ही भारत में पुनर्विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा बहुत बढ़ावा मिला। आर्थिक इतिहास लेखन में एक और पहलू था, वो था कृषि का व्यवसायीकरण। और जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन था वो लगातार ये बात कह रहा था कि कृषि का व्यवसायीकरण जो है वो औपनिवेशिक सत्ता की हितों की रक्षा के लिए है। क्यों? क्योंकि उसको अमेरिका में और अन्य अपने बाज़ारों के अंदर भारत के अफीम को और नील को निर्यात करना होता है, इसलिए वो बलात् भारतीय कृषकों से उन कैश क्रॉप्स की या नील अफीम जैसी फसलों की खेती कराती है। इसमें उनका शोषण बहुत होता है और वो अपने लिए खाद्यान्न का उत्पादन नहीं कर पाते। इसमें उनको आय भी उतनी नहीं होती जितनी अपेक्षित होती है। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो किया जाता है बहुत कम दरों पे कर लिया जाता है। फलस्वरूप जो कृषि का व्यवसायीकरण है उससे प्लांटेशन के करने वाले ब्रिटिश और यूरोपीय प्लांटर्स हैं वो तो लाभान्वित हो रहे हैं, ब्रिटिश इकोनॉमी तो लाभान्वित हो रही है, परंतु भारतीय कृषक शोषण का शिकार हो रहा है। इस पर बहुत सारे जन आंदोलन भी हुए थे और अंततः गांधी जी का भारतीय राजनीति में पदार्पण चंपारण में नील की खेती के विरुद्ध एक आंदोलन के जरिए हुआ। इन सब को विनय भूषण चौधरी ने अपनी पुस्तक ग्रोथ ऑफ कमर्शलाइजेशन इन बंगाल के माध्यम से रखा है और इस बात को बड़े आग्रहपूर्वक कहा है कि कृषि के व्यवसायीकरण ने भारत में अकालों में वृद्धि की। क्यों? क्योंकि उनको न तो ठीक से भुगतान होता था और न वो अपने लिए खाद्यान्न उत्पन्न कर पाते थे। इसलिए जब उनका कई बार फसल चौपट हो जाती थी तो उनको अपने मूलभूत आवश्यकता के लिए खाद्यान्न भी उपलब्ध नहीं होता था। 19वीं शताब्दी में भारत में बार बार अकाल पड़ना इस बात का द्योतक था कि औपनिवेशिक आर्थिक नीतियाँ और ख़ासतौर से कृषि के संदर्भ में जो औपनिवेशिक नीतियाँ थीं वो कतई मानवीय नहीं थी और कतई जो है आर्थिक आदर्शों के ऊपर अवलंबित नहीं थी। इस बात को भारतीय आर्थिक इतिहासकारों ने बड़े जोर से रखा। इस पेपर में हम आगे आधुनिक भारत के आर्थिक इतिहास को पढ़ेंगे, परंतु जो आर्थिक इतिहास लेखन की दो धाराएं हैं वो हमने यहाँ पहचानने की कोशिश की है। एक तो साम्राज्यवादी आर्थिक इतिहास लेखन की धारा है जो ये बात पुष्ट करने का प्रयास करती है कि ब्रिटेन ने भारत के में आर्थिक समृद्धि की दर को बढ़ाया और ब्रिटिश भारत में मध्यकालीन और प्राचीन भारत की तुलना में भारतीय नागरिक ज़्यादा समृद्ध थे। दूसरी धारा जो है राष्ट्रवादी आर्थिक इतिहास लेखन की है जो विभिन्न तर्कों के माध्यम से और सांख्यिकीय आंकड़ों के माध्यम से इस बात को लगभग पुष्टि सी कर देती है कि ब्रिटिश भारत में भारत का आर्थिक दोहन हुआ जिससे प्रति व्यक्ति आय गिरी, भारत की आर्थिक समृद्धि कम हुई, विनिर्माण का क्षेत्र का ह्रास हुआ, कृषि के ऊपर जनसंख्या का अवलंबन बढ़ा और भारत लगातार और बार बार भुखमरी और अकाल की चपेट में आता रहा। इन दो धाराओं को पहचानने के बाद हम जो औपनिवेशिक काल का आर्थिक इतिहास है उसका अध्ययन आगामी सत्रों में करेंगे।